अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। जनाब औकाड़ा में मैं मौजूद हूं और मेरे साथ एक माँ और इसकी 2 बच्चियां बैठी हुई हैं। इस माँ को आपने मेरे साथ प्रोग्राम में पहले भी देखा गुफ्तो शनीद करते हुए। आप बीती कहानी 2 बेटियों की ये माँ है और शौहर इसके साथ जो सलूक करता है वो सारे का सारा आपने प्रोग्राम में देखा। और इस प्रोग्राम के दौरान भी हम आपको जरा पहले पुरानी वीडियो दिखा दें, फिर आगे चलते हैं। कितने बच्चे हैं? 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां हैं। कितनी कितनी? बड़ी 7 साल की, छोटी 5 साल की। छोटी छोटी हैं। हाँ जी। ठीक है। स्कूल गोइंग, स्कूल जाती हैं ना हाँ जी, बच्चियां? जाती हैं। खावत क्या करते हैं? वो आर्मी में है। अच्छा, माशाल्लाह। कोई रिलेटिव्स में शादी हुई थी? रिश्तेदारों में? रिश्तेदारों में। रिश्तेदार हैं? हाँ जी। अच्छा, पसंद की शादी है? नहीं। नहीं। क्या हुआ? क्या झगड़ा था? क्यों खुदकुशी करने चले गई? अच्छी खासी समझदार, माशाल्लाह, ठीक से बात भी कर रही हो। खुल के बताओ क्या घर हुआ? नहीं है ना, घर की वजह से घर नहीं है। घर नहीं है? ससुराल वाले, ससुर भी मार लेता है, देवर मार लेता है, और क्यों? जो शौहर है छुट्टी पे आता है वो भी साथ नहीं देता। क्यों? ऐसा क्यों? बस बात बात पे ही मार लेते हैं, जैसे बंदा अच्छा ही नहीं घर में लगता। आपको मारते हैं? हाँ जी, घर से निकाल देते हैं, बच्चों को धक्के देते हैं, तो मैं क्या कहाँ लेके जाऊँ उन्हें? शौहर घर से निकाल देता है या ससुर घर से? ससुर वाले घर में नहीं तो रहने आपने देते। पूछा नहीं कि आप तो मेरे वालिद की जगह पे हैं, बड़े हैं, आप क्यों मुझे निकाल रहे लेकिन हैं? वो नहीं रखना, वो कहते हैं उसके साथ रहो, वो कहते हैं मैंने साथ नहीं रखना। घर अलहदा भी नहीं लेके देता, साथ भी नहीं रखता। ये कब से चल रहा है? ये बहुत मतलब बच्चियों होने के बाद ही। पहले तो ठीक थे ना, पहले मैं काम करती थी, मेरा मियाँ पढ़ता था। फर्स्ट ईयर में जब शादी हुई तो मैं बाहर काम करके उसे पढ़ाती रही हूँ। बाहर आप काम करती थी? मुलाजमत करती थी? नहीं, हाँ। वो खेतों में करती थी काम। खेतों में काम करती खेतों थी में और काम शौहर को करके- पढ़ाती हाँ थी? जी बिल्कुल, मैंने उसे 16 कराई है, पढ़ाया है, फिर बाद में वो आर्मी में चले गए। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि मैं काम करती थी खेतों में और शौहर को पढ़ाती थी, हाँ जी। तो वो क्या कहानी है? मतलब शादी हुई थी ना, तब वो फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे। तो घर वालों ने बारिश हो रही थी, तो घर वालों ने 1-2 महीने के बाद, शादी के बाद 1-2 महीने बाद ना घर से सामान रख दिया बाहर बारिश में। तो कहते पढ़ो या कमाई करो, जो भी करो करके खाओ अपना। अच्छा। तो हमने उधर साथ ही एक कमरा खाली था किसी का, वो 800 रुपया हम किराया दे के ना उधर रहना शुरू कर दिया। तो मैं इसे कॉलेज, मेरे नालाखोर्द कॉलेज है नहर के ऊपर ही लड़कों का, उधर भेजती थी। खुद मैं इसके चाचे ताया की जो होती ना खेत बाहर, उधर काम करती थी। इसकी 16 पूरी कराई मैंने, 16 पढ़ अच्छा। गया। हाँ जी। तो तब मुझे ये आर्मी में गया, तो तब मुझे बड़ी बेटी हुई है। इसे मतलब वो 8वें साल में है, तो इसे भी 8वां साल ही है तकरीबन आर्मी में गए हुए। ठीक है। तो आर्मी में चले गए, तब मेरी सास ससुर ने कहा कि या अब अकेली रहेगी, आप तो आर्मी में जा रहे हो, हमारे साथ छोड़ दो। उनके साथ छोड़ के चला गया। 2 महीने नहीं गुजरे तो उन्होंने फिर मारा, घर से निकाल दिया। तब का या 7-8 साल हो गए यही चलता है। वो आता है, छोड़ जाता है, कभी किसी के घर सामान रख देता है। कब इसने मुझे 1 दफ़ा तलाक भी दे दी थी, छोटी बच्ची हुई है ना, तब इसने मुझे 3 तलाक इकट्ठी दे दी, इकट्ठा पाक पतन अदालत में। उस दिन छोटी बच्ची 15 दिन की थी। नहीं, मियाँ बीवी का झगड़ा, वसाइल की कमी समझ में आता है, लेकिन ससुर का मारपीट करना, ये क्या मामला है? बस बात बात पे जरा सा गुस्सा है, मारना शुरू कर दिया। गंदियां गालियां निकालता है, गंदियां जो बच्चों सुनी को ना भी जाती। मारते हैं? हाँ जी बिल्कुल। मेरी जो सास है ना, बच्चों के पकड़ लेती बाजू के, घर से बाहर धक्के दे देती है। उधर जिस जगह पे रहती हूँ ना, उधर किसी से भी पूछ लो, सबको ही पता है कि मेरे साथ ही उधर ऐसा होता है। जो सर्दी गुजर गई ना, इस सर्दी में फुल धुंध थी, धुंध वाली रात, उसने ससुर मेरे ने तो मुझे मारा। मेरे भी ये टांग का भी मसला बन गया, इधर भी सिर फट गया और पूरी चोटें पूरे जिस्म पे लग गई। तो जो मेरी बेटियां हैं, किसी से मारा है? डंडों से मारते हैं? वो जिससे आग बालते हैं ना, वो लोहे की होती है। हाँ। उसके साथ मैं चूल्हे पे बैठी थी ना, रोटियां बना रही थी, वो ही उसने पकड़ ली, मारना शुरू कर दिया। सास मेरी साथ खड़ी थी, देवर मेरे घर में नहीं थे। मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं इल्ज़ाम नहीं लगा, वो घर नहीं थे। सास मेरी ने बच्चियों को पकड़ा और बाहर धक्का दे दिया। मैंने कहा मुझे और मार लो, मेरी बच्चियों को तो ना धक्का दो। छोटी छोटी बेचारी, वो आपको क्या कह रही है। और वो जो भी फ़ोन करे ना घर वाले, उनकी सुनता है, मेरी नहीं सुनता। और बंदे के ऊपर मैं बोझ बनी हूँ। कोई घर नहीं जिस घर में इसने मुझे ना तो छोड़ा। क्या खुदकुशी मसले मसाइल का हल था? लेकिन मेरे तो अब भी यही ज़हन में आता है
कि अब भी मेरा घर ना हुआ ना तो मैं तो आप बच्चों की भी लेके आ जाना था। फिर करोगी? करूँगी, क्योंकि मेरा कोई घर ही नहीं है। ऐसे नहीं कहते। वो कहता आपकी जगह ही नहीं, मैं कहाँ जाऊँ। नीचे से तोहमतें लगाते थे कि ये मस्जिद वाले कारी के साथ हैं और ये कब्रिस्तान जानबूझ के जाती है, इस तरह की बातें। पहले तो बर्दाश्त किया, जब ये तोहमतें लगाना शुरू हुई ना तो मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई मैडम। मैंने कहा एक तो पहले मैं इतनी जलील हूँ, ऊपर से ये तोहमतें लगाते हैं कि वो जा रही वो आ रही है, तो मैं इसी बात से तंग आ गई। क्योंकि बंदे के पास ना एक सिर्फ मैडम इज्जत ही होती है, बाकी जलालते बंदा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ये इज्जत पे उंगली उठे ना तो बर्दाश्त नहीं होता। जो मेरे ससुराल वाले हैं ना, उनमें तो कोई एहसास नाम की चीज़ है। चलो मैं किसी की बेटी मान लिया, लेकिन ये तो इनकी है ना, इन्हें भी पकड़ के बाहर निकाल देते थे घर से। बस शुरू से धक्के, जलालत, मार पीट, ये वो ना, कभी शौहर ने साथ नहीं दिया। अगर वो साथ देता तो आज भी मैं अपने घर ससुराल वालों के घर ही बैठी हूँ। वीडियो आपने देखी और रिजवाना की कहानी इसी की ज़बानी आपने सुनी भी। दोबारा उसी सेम कमरे में मैं मौजूद हूँ, ये वही चेयर है और मेरे साथ जो गेस्ट बैठे हैं वो भी यही मौजूद हैं, रिजवाना ही है और इसी के 2 बच्चे हैं। इस प्रोग्राम के बाद इसकी ज़िंदगी में चेंज क्या आया? वो रिजवाना जो अपने बच्चों को लेकर खुदकुशी कर रही थी, हालात से तंग आकर, शौहर के जुल्म और सितम से भागकर अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाई, अपनी बच्चियों को लिया और खुदकुशी करने के लिए चले गई। ओकाड़ा पुलिस को जब मालूम हुआ तो उन्होंने इस पर फौरन एक्शन लिया। न सिर्फ इसकी जान बचाई, इसकी बच्चियों की भी जान बचाई। रिजवाना के मसाइल बहुत ज़्यादा थे जो हमने पहले भी प्रोग्राम में बयान किए। कुछ मुख्तसर खुलासा उसका मैं रिजवाना की ज़बानी आपको दोबारा सुनवाऊंगी, फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या एक्शन हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। आप ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह। रिजवाना? हाँ जी। हाँ जी। रिजवाना अब तो मुस्कुराओ। अब तो हंसना बनता है कि नहीं? हाँ जी बनता है, बिल्कुल बनता है। बनता है ना जी। चलो मुझे पहले बताओ कि क्या मसले मसाइल थे, लोग आपको थोड़ा सा भूल गए हैं। आपका प्रोग्राम हमने किया था आपके साथ, अल्लाह ताला ने आपका रास्ता वसीला बनाया। हाँ जी क्या पहले इशू हुआ था उस टाइम, जरा वो बताएं थोड़ा सा। हाँ जी पहले भी हुआ था, हमारा आपके साथ प्रोग्राम हुआ था। ये खुदकुशी करने वाले था, मैं खुदकुशी करने जा रही थी ना, तो उधर से किसी भाई ने पुलिस वालों को कॉल कर दी और पुलिस वाले उधर गए हैं, उन्होंने मुझे साथ लिया और इधर तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ लेके आ गए हैं। इधर उन्होंने सारी डिटेल मेरी कहानी सुनी। ससुराल वालों की वजह से उन्होंने घर से निकाल दिया, शुरू से जुल्म सितम। सन 2012 में शादी हुई है ना, 10 साल हो गए 11। तो शौहर मेरा पढ़ता था जब शादी हुई है। आपने पढ़ाया था उसको, मास्टर्स कराया था, हाँ जी, साथ हाँ काम जी, करती थी। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। तो उस वक़्त मतलब पढ़ता ही था, उसका साथ दिया। फिर वो आर्मी में चला गया, फौजी लग गया, तो फिर वो अपने अम्मी अबू के घर छोड़ के चला गया। पीछे से फिर वही लड़ाई, मेरे देवर मारते, ससुर मार लेता, सारे ही मार लेते थे। मसला ये था कि ये बोलता नहीं था, घर वालों के आगे ना बोलता नहीं, अभी भी नहीं बोलता, जो मर्ज़ी हो जाए। तो उन्होंने फिर घर से निकाल दिया, अम्मी लोगों के पास चली गई। वो छुट्टी पे आया घर और अपनी अम्मी अब्बू की बात सारी सुनी, मेरी नहीं सुनी, और उसने मुझे तलाक भी दे दी थी। तीनों नोटिस जो है ना इकट्ठे ही दे दिए थे। ये मुझे छोटी होने वाली थी, ये भी अम्मी लोगों के पास हुई है उधर ही। फिर 2-2.5 साल उधर बैठी रही हूँ। फिर मेरे देवर के साथ निकाह हुआ। मैं बहुत बीमार हो गई थी, जैसे बंदा दिल छोड़ जाता है कि बच्चियाँ हैं, क्या करूँ। प्यारी लगती है हंसती भी हैं। तो अच्छा फिर सारे इकट्ठे हो गए बरादरी वाले, क्योंकि ये हमारी बरादरी में शादी हुई है ना, अम्मी अब्बू ने की है। मेरा ससुर अम्मी का मामू है। तो पहले शादी से पहले मैं कभी इनके घर नहीं आई, पहली दफ़ा शादी वाले दिन पहली दफ़ा आई थी, उससे पहले कभी नहीं आई। तो ये भी गरीब से थे, अम्मी अब्बू भी। उन्होंने यही सोचा कि चलो जैसे वो हैं वैसे हम हैं, लेकिन आगे किस्मत का किसी को क्या पता। माँ बाप तो अपनी तरफ से अच्छा ही करता है। हाँ जी। तो बस शुरू से धक्के, जलालत, मार पीट, ये वो ना, कभी शौहर ने साथ नहीं दिया। अगर वो साथ देता तो आज भी मैं अपने घर ससुराल वालों के घर ही बैठी होती। तो हर बार घर से मैं जाती, चली जाती, साथ वाले लेके आते, मतलब बरादरी वाले छोड़ जाते, मैं चली जाती, फिर निकाल देते थे, फिर चली जाती, फिर इस तरह
कोई ऐसा घर नहीं जिस घर में मैं ना रही हूँ। इधर से सामान उठा के उधर, उधर से उठा के उधर, सारे घरों में मैं रही हूँ। तो अब तो एंड हो गई थी कि जिस घर में भी रहती थी कोई पानी नहीं इस्तेमाल करने, कोई वॉशरूम नहीं इस्तेमाल करने देते। नहीं। क्या कहते थे? कहते उनका अपना घर है, जो भी मर्जी का है, मैं तो कुछ नहीं ना कहती क्योंकि उनका तो घर है। हाँ। कभी उधर कब्रिस्तान है, उधर से पानी में लेके आती, मस्जिद से लेके आती, और पीछे से तोहमतें लगाते थे कि ये मस्जिद वाले कारी के साथ है और ये कब्रिस्तान जानबूझ के जाती है। इस तरह की बातें। मुश्किल वक्त बहुत देखा। पहले तो बर्दाश्त किया, जब ये तोहमतें लगाना शुरू हुई ना तो मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई मैडम। मैंने कहा एक तो पहले मैं इतनी जलील हूँ, ऊपर से ये तोहमतें लगाते हैं कि वो जा रही वो आ रही है, तो मैं इसी बात से तंग आ गई। क्योंकि बंदे के पास ना एक सिर्फ मैडम इज्जत ही होती है, बाकी जलालतें बंदा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन ये इज्जत पे उंगली उठे ना तो बर्दाश्त नहीं होता, कोई ज़िंदगी का मकसद ही नहीं रहता। बस इससे तंग आकर बच्चियों को लेके मैं इधर नहर पे आ गई थी मैडम, क्योंकि कोई घर नहीं था, कोई साथ नहीं देता था। और इनके पापा के साथ दोबारा भी शादी हुई है, मतलब किसी की अपनी बहन माँ की, मतलब अपनी से किसी से हो ना इस तरह का, तो किसी को पता होता है, एहसास होता है। एहसास नाम की तो चीज़ ही नहीं है ना, ये मैंने सब देख लिया है। मतलब उधर हमारे जो मेरे ससुराल वाले हैं ना, उनमें तो कोई एहसास नाम की चीज़ है। चलो मैं किसी की बेटी मान लिया, लेकिन ये तो इनकी है ना, इन्हें भी पकड़ के बाहर निकाल देते थे घर से। इतनी तंग थी और इसलिए मैं इधर आ गई। और ये पुलिस वाले भाई मुझे तो मरकज़ लेके आए हैं और इधर मेरी बात सुनी गई है, उन्होंने मेरी बात सुनी है। मुझे मतलब उकाड़ा ये डीपीओ और आईजी साहब जो है, उन्होंने मुझे प्लाट लेके भी दिया है और घर भी बना के दिया है, और आज मैं उसी घर में रह रही हूँ बच्चियों को लेके। चलो फिर अब तो मुस्कुरा दो। और आज मेरी यही है कि अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह घर हो गया। हाँ जी, शुक्र है, शुक्र है अल्लाह पाक का, शुक्र है। हाँ जी, अल्लाह ने इन्हें मेरे लिए, अल्लाह ने वसीला बनाया है ना, इन्हें मेरे लिए एक वसीला बने हैं और इन्होंने मेरी एक नई ज़िंदगी शुरू की है। अच्छा ये बताओ मुझे रिजवाना, के पता कब चला कि मुझे पुलिस अब घर लेके देने लगी है और मेरा अपना घर बनने लगा है? मुझे बहुत अच्छे से याद है मैडम, मुझे नहीं पता था। जब मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया था तो आप प्रोग्राम के बीच में कह रही थी मैं बहुत परेशान मैडम घर नहीं है, मैंने फिर खुदकुशी कर लेनी है। मैडम मैं बहुत परेशान थी, मुझे लग रहा था कि सारी जलालत ये वो, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मैं बहुत परेशान थी, मुझे नहीं पता था कि मुझे घर मिल जाएगा ये वो। अच्छा हाँ जी। और कैसे पता चला, किसने फोन किया? अचानक ही वो एक मैडम है रावलपिंडी में, वो बता रही थी कि मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ, उनका एक दफ़ा मुझे कॉल आई, इधर मैं नंबर लिखा के गई हूँ ना, तो इन्होंने कहीं उधर नंबर दिया है मुझे मेरा, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया और मुझे कहा है कि अपना प्लाट दिखाओ, हम घर बना के देंगे। मैं तो ये सुन के ही मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन मैंने मैडम को कहा कि मैडम प्लाट होता तो मैं कोई कच्चा सा मकान बना के बैठ जाती, प्लाट नहीं है मेरे पास। ठीक है, अगर बना के देना है ना, मुझ पे रहम कर रहे हो या मतलब जो भी है, आप लोगों का एहसान है, एक मरला लेके दो मरले लेके दो, मुझे लेके बना के एक कमरा ही चाहे डाल के दे दो, मैं बैठ जाऊंगी। ठीक है। तो उन्होंने अब मुझे 2 मरले जगह लेके दी है, मतलब 2 मरले का प्लाट है, एक कमरा उन्होंने बनाया और एक वॉशरूम बनाया है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब ऐसे ही खड़े हैं। तो फिर भी मैं उधर रह रही हूँ कि फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरा घर है। हाँ ना, हाँ जी, हाँ जी, जैसे बंदे की नई जिंदगी शुरू हो जाती है। बच्चियाँ साथ ही रहती हैं। हाँ जी, और मैं इस वक्त यही सोचती हूँ कि ये जिल्लत की मौत से ना इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना ही बेहतर समझती हूँ मैं। और सारी हाँ जी, सारी बहनों को ये पैगाम देती हूँ कि जिल्लत की मौत से बेहतर है कि सब्र करने से भी फल मिलता है ना। सब्र किया या जो भी है, अल्लाह ने वसीला बनाया है। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ने मेरा बहुत साथ दिया है और इन पे मैं इनकी बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। ठीक है। अच्छा रिजवाना, मुझे ये बताओ कि अब गुजर बसर कैसे होता है? इनका पापा देता है खर्चा, लेकिन मतलब कम से कम देता है, 14-15 हज़ार। उसमें मैंने घर का सारा खर्चा उठाना होता है, बिल्कुल मतलब राशन, फीस, इनके वैन का किराया। आपके साथ ही रहता है?
छुट्टी पे आता है तो आता है, मतलब हालात ठीक हुए हैं पहले से? नहीं मैडम, उसकी फितरत, उसका रवैया वो ही है, वो नहीं बदला मैडम, नहीं बदला। लेकिन अब घर तो भी भाई बना है ना, आपके साथ ओकाड़ा पुलिस है। घर बना है ना, तो बस यही है, मुझे इनके साथ ही समझो मैं अब रह रही हूँ। मुझे आसरा है इनका कि मुझे जो भी मसला बने मेरे साथ ये साथ है। हाँ जी, हौसला हो जाता है ना इंसान। हाँ जी, हौसला हो जाता बिल्कुल। इतना तो मुझे उसका नहीं है, मतलब क्योंकि वो तो किसी टाइम भी खर्चा भी बंद कर लेता है, जरा लड़ाई हो खर्चा बंद कर लेता है। बच्चियों को जरा माइक आगे करें। क्या नाम है बेटा? कश्यप फातिमा। कश्यप फातिमा। कश्यप कौन सी क्लास में हो? 2 क्लास में। 2 क्लास में, जबरदस्त भाई। 1 2 आती है? हाँ जी। सुना दो। 1 2 3 4 5 6 जबरदस्त। 7 पापा क्या करते हैं? फौज में है। फौज में है? क्या है? नहीं पता? नहीं पता। अच्छा मुझे बताओ, पापा प्यार करते हैं? नहीं पता? नहीं मामा प्यार करती हैं? करती हैं। करती हैं, ये पता है। स्कूल कौन छोड़ के आता है? वैन पे जाती हैं। माशाल्लाह, वैन पे जाती हो। बड़े होके क्या बनोगी? टीचर। टीचर बनोगी? टीचर बनोगी? हाँ जी। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब जिस घर में रहती हो वो किसका घर है? वो मेरा घर है। अरे वो मेरा घर है। अपने पापा को कहती है कि ये मेरा घर है। माशाल्लाह। चलो ये बहना को जरा दे दो माइक। क्या नाम है? महविश। महविश। महविश कौन सी क्लास में हो? सीनियर। अच्छा, बड़े होके क्या बनना है? टीचर। अच्छा, आपने भी टीचर बनना है। तो महविश जिस घर में रहती हो वो किसका घर है? मेरा। आपका घर है? किसने दिया है? मामा ने? पापा ने? या पुलिस ने? किसने दिया है? मामा ने। मामा ने दिया है। मामा का ख्याल रखती हो? हैं? हाँ जी। और पापा का? हाँ जी। चलो मामा को माइक दे दो। रिजवाना कुछ कहना चाहती हो? नहीं बस मैडम, अब जो मेरा घर बाकी रह गया ना, अब आज भी मैं यही सोच के आई हूँ कि सर से भी रिक्वेस्ट करूँगी, वो डीपीओ साहब से, कि बाकी का घर मेरा कंप्लीट कर दें, क्योंकि वो अभी बस खड़ा करके आए हैं। वाशरूम वगैरह सारा काम, रोड पे घर है, बाहर वाला कोई दरवाज़ा नहीं है, बस ऐसे नक्शा ही खड़ा किया हुआ है। तो उधर फिर भी मैं रह रही हूँ, ईंटों का चूल्हा बनाया हुआ है, कोई कंप्लीट वाशरूम नहीं है, कुछ नहीं है। तो कंप्लीट हो जाए ये मुतालबा? हाँ जी, ये है, और मुझे उम्मीद है हो जाएगा। जबरदस्ती। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। उसने मुझे मारा भी, सारा कुछ किया। जब घर से जाती थी पार्टीज पर, जाहिर है रात को जाती होगी, शाम को जाती होगी, तो जी। भाई कुछ कहते नहीं थे? अम्मी अब्बू नहीं करते थे, भाई करते थे। भाई करते थे? जी। क्या कहते थे? कहते थे ये ट्रांसजेंडर, ये क्या है, हमें इसकी समझ नहीं आती। पार्टीज, फंक्शंस, डांस, मुजरे, मुझे सब कुछ। स्टेट ड्राम में दोस्तों में लड़के ज्यादा हैं या लड़कियां ज्यादा हैं? लड़की। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब आपकी मुलाकात करवाऊंगी मैं उजाला से। उजाला का क्या किरदार है? उजाला कौन है? कहाँ पैदा हुई? जिंदगी कैसे गुजरी? क्या क्या धक्के खाए? क्या क्या सबक सीखे? और अब अपने वालिदैन को उजाला खान कैसे सपोर्ट कर रही है? एक भटकी हुई उजाला को एक राह रास्त पर लाने के लिए पुलिस का किरदार कैसा रहा? क्या सिखाया, क्या बताया, क्या समझाया? और फिर ओकाड़ा पुलिस ने इसको अपने पांव पर खड़ा किया, तनख्वाह लगवाई, जिंदगी का एक बाइज्जत अंदाज में तरीक़ाकार सिखाया कि कैसे गुजारनी है। उजाला से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उजाला। जी वालेकुम अस्सलाम। उजाला खान जी कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हो? आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उजाला उम्र कितनी है? मेरी उम्र तकरीबन 22 साल। 22 साल। जी। पढ़ी हो? जी। कहाँ तक? मैट्रिक तक। जी। बॉयज वाले स्कूल में या गर्ल्स वाले स्कूल? बॉयज वाले। बॉयज में पढ़ी? जी। बाल शाल छोटे रखे हुए थे उस टाइम? जी जी।
छोटे रखे हुए थे। जी। फैमिली का कैसा सलूक रहा? फैमिली का सलूक तो मेरे साथ बहुत अच्छा था बचपन से। बचपन से अच्छा था? जी। कोई नफरत का अंदाज या घर से इसको निकाल दो या तोहमत लगाना, कोई अंदाज इस किस्म का कि जैसे इंसान नफरत खाता है, ऐसा कुछ था? अम्मी अब्बू नहीं करते थे, भाई करते थे। भाई करते थे? जी। क्या कहते थे? कहते थे ये ट्रांसजेंडर, ये क्या है, हमें इसकी समझ नहीं आती। फिर अम्मी अब्बू ने कहा जो भी हमारा बेटा है हम ऐसे नहीं कर सकते। फिर कुछ भी नहीं, फिर घर पढ़ा मैंने। अच्छा, मारते भी थे भाई? भाई नहीं मारते थे, अब्बू से एक दफ़ा मार पड़ी थी। अब्बू से? किस बात पे? वो मैं घर से भाग गई थी। क्यों भागी थी? इनकी बातें सुन सुन के, लोगों की बातें सुन के, फिर मैंने कहा जब मैं ये हूँ ही नहीं तो फिर मैं इधर से चले जाती। अच्छा, पार्टीज में जाना, डांस वांस, ये सिलसिला किया कभी? जी। कितना अर्सा? तकरीबन मुझे लॉकडाउन में मैं आई थी इस फील्ड में। लॉकडाउन के दौरान आ गई? जी जी। तब मेरे वाले साहब की वो थी, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो तब मुझे आना पड़ा मजबूरन। क्या किया? पार्टीज में जाती थी? पार्टीज, फंक्शंस, डांस, मुजरे, मुझे सब कुछ, स्टेज ड्रामे। स्टेज ड्रामे? जी। डेली की डेली पेमेंट होती थी? जी। और वो जो पेमेंट आती थी उसका क्या करती थी? वो जो पेमेंट आती थी उसमें कुछ मैं खुद रखती थी, कुछ घर वालों को देती थी। घर वालों से मुराद वालिदा, बहन, भाई, कौन? वालिदा। अम्मी को देती थी? जी। क्या कहती थी अम्मी को? क्या कहना है अम्मी ने? नहीं, होता ही है ना कि अम्मी ये मेरी तनख्वाह आई है या मेरे पैसे आए हैं या अम्मी ये रख लें, क्या कहती थी? जब भी लेके आती थी फिर वो वालदा को देती थी, फिर वो घर का जो भी सर्कल था वो पूरा करती थी। जब घर से जाती थी पार्टीज पर, जाहिर है रात को जाती होगी, शाम को जाती होगी, तो भाई कुछ कहते नहीं थे? भाई कहते थे इसने हमारी इज्जत खराब की हुई है, ये क्या है, इसको घर से निकाल लो, बुरी बातें लोग करते थे। फिर बस सुनी अनसुनी? जी। तैयार घर से होके जाती थी या वहाँ जाके तैयार होती? तैयार मेरा गुरु है एक, उधर जाके तैयार होती। घर से नहीं होती थी? घर से नहीं होती थी, वहाँ जाके होती थी और फिर आगे पॉइंट पे चले जाती थी। वापसी घर कितने बजे होती थी? वापसी मैं उधर अपने गुरु के पास नहीं रुकती थी, घर ही आ जाती थी। कितने बजे? चाहे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जब फ्री हुई वापस आ जी। वो ज्वेलरी, वो पायलें, वो कॉस्ट्यूम, वो कपड़े सब गुरु के पास? वो सब गुरु के पास होते थे। अपने घर क्यों नहीं? अपने घर पर नहीं, वो फिर भाई अच्छा नहीं ना समझ। भाई अच्छा है, फिर झगड़ा होता था? जी। भाभियाँ भी हैं? भाभी है एक। भाभी भी तंग करती थी? नहीं, भाभी नहीं तंग करती। नहीं करती थी? नहीं। भाभी ताने शाने देती थी? कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं? कोई नहीं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि फिर ये सिलसिला चलता रहा? जी। जाहिर है सिग्नल्स पर भी कभी खड़े हुए हो? नहीं 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 नहीं? नहीं। और क्या क्या किया है? मैंने मेहनत की है शुरू से। क्या मेहनत मीन्स लोगों के घरों में काम किया है, और जो ये ब्राइडल पहनती हैं लहंगे वगैरह, मैं वो भी काम कर लेती हूँ। वो क्या मतलब कढ़ाई सिलाई? कढ़ाई का, सिर में सितारे का? जी। अच्छा। उसके बाद मुझे डांस का बहुत शौक था, फिर मैं डांस करती रही। ठीक है, सीखा कहाँ से डांस? डांस मैंने टीवी से। टीवी से? अच्छा, वैसे किसी से नहीं? जैसे नहीं किसी से भी सीखा, खुद ही आ गया? खुद ही टीवी को देख देख के। और वो प्रैक्टिस कहाँ होती थी? अपने घर में? घर में, जब घर में कोई भी नहीं होता था गाने लगा लेने, डांस करके जाना। क्या मतलब दिल चाहता था कि मैं डांस सीखूं? दिल से, अंदर से शौक था कि डांस करना है। खुद ही? हाँ। घर में और कोई करता है? घर में और कोई भी नहीं। अच्छा अच्छा, अब मुझे इस बात का जवाब दो कि ये सारी जिंदगी जो है ये कितने साल गुजरी इस तरह से? 17 साल, 18 साल, 19 साल, टोटल कितनी उम्र है? मेरी टोटल 22 साल उम्र है। 22 साल उम्र है। तो 22 साल से मुराद है कि कोई 17-18 साल जब समझदार हुई हो, जब जाहिर है चलना फिरना खाना पीना आया, तब से जिंदगी ऐसे ही गुजर रही है? जी। ठीक है, तो फिर पुलिस के हाथ का भाई उकाड़ा पुलिस और फिर आपका एक बड़ा जबरदस्त आपस में ताल्लुक बना, रिश्ता बना, अब माशाल्लाह अपने पाँव पे खड़ी हो, वो क्या कहानी है? वो इस तरह के मैं पहले डांस वगैरह करती थी, आपको भी पता ही है। तो नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे भी पता चला। डांस वगैरह करती थी, फिर मैं उधर मैंने पहले मैं घर वालों के साथ रहती थी, फिर जब मैं अपनी प्रॉपर कम्युनिटी के साथ मेरा अटैचमेंट हुआ तो फिर मैंने अपना अलग से घर ले लिया। अच्छा जी। ठीक है, फिर? तो अलग से घर लेने के बाद फिर एक दिन मैं ना घर पे गई तो मुझे घर वाले कहने लगे
देखो तुम्हारी कम्युनिटी के लोग क्या कर रहे हैं। वो टीवी पे ऐड आई फैसलाबाद की, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर की, तो उधर ऐड आई तो उन्होंने बोला कि ये देखो। उससे अगले वाले दिन मेरे जो गुरु थे उसने मुझे कॉल की कि बेटा आप पढ़ी हुई हो तो आप आ जाओ। फिर हमारे तकरीबन 20-25 लोग थे जो इधर आए, ठीक है। उनमें से मैं सिलेक्ट हुई। वो ज़्यादा मुझसे ज़्यादा पढ़े भी थे, पर उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं कर सकती ये जॉब, ये उजाला ही कर सकती है, आप उजाला को ही रखें। अब आप क्या करती हैं? मैं इधर मेरा जो काम है वो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर तैनात हूँ मैं, और मैं ट्रांसजेंडर के जो भी केसेस होते हैं वो मेरे पास आते हैं, वो खुद हैंडल करती हो? जी। जाहिर है, एक तो जब अपने से रिलेटेड लोग यानी लड़कियों के पास लड़कियां जाएं और तो वो बड़ा इजीली आपस में कॉन्वर्सेशन कर लेती है। बॉयज के पास बॉयज का केस जाए तो वो इजीली बातचीत करके अपना मसला बताते हैं। जी जी। इसी तरह आपके पास जब ट्रांसजेंडर्स आते होंगे तो ज्यादा इजीली मसाइल का डिस्कशन और हल निकल आता है। अच्छा मुझे बताएं, ओकाड़ा के तहफ़्फ़ुज़ मरकज में यहाँ पर आप काम कर रही हो, कुछ चैलेंजेस हैं, कोई मसले मसाइल फील करती हो? नहीं, फील वक्त मुझे तो कोई मसला किसी नहीं है, किस्म का किसी नहीं है। किस्म का। कितनी तनख्वाह है, पूछना तो नहीं चाहिए? नहीं बतानी? नहीं हो रहने में। नहीं बतानी? नहीं। अच्छा, तनख्वाह लेके उसका सारे का सारा मेकअप और कॉस्ट्यूम आता है या घर जाती है? वो सारी तनख्वाह मेरी मम्मा के पास जाती है। मामा के पास जाती जी। है। कितने बजे ड्यूटी पे आती हो, कितने बजे जाती हो? मैं 9 बजे आती हूँ और 4 बजे जाती हूँ। 9 बजे आती हो और 4 बजे जाती हो, ठीक है। फिर जाकर जाहिर है रेस्ट वेस्ट करके फिर रात को क्या होता है? रात को कुछ भी नहीं, इधर से जाती हूँ, जाके रेस्ट करती हूँ, दिल करे तो रेस्ट की, वगैरह घर वालों के साथ कोई काम में मसरूफ़ हो गई, उसके बाद रात हो जाती, खाना खा लिया, फिर अपनी जो कम्युनिटी है उनके पास थोड़ी देर, फिर अपने घर जाके आराम, और फिर सुबह दफ्तर। दोस्तों में लड़के ज्यादा हैं या लड़कियां ज्यादा हैं? लड़कियाँ। लड़कियां? जी। क्या वजह है? अच्छी लगती हैं? अच्छी लगती है ना, हमारी फील्ड ही ऐसी, हमारी जो फील्ड है वो ज़्यादा हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं वो अपनी माओ बहनों से प्यार करते हैं। ठीक है, तो आप भी मतलब ज्यादातर जो गर्ल्स हैं वो आपकी फ्रेंड्स हैं? जी। कितनी हैं? काफ़ी हैं। कितनी? 100-150 हैं? हाँ, गली वाली तकरीबन सारी हैं। गली वाली सारी हैं? बातें शातें पूछती हैं बिठा के, किस्से कहानियां सुनती? बहुत सुनती हैं, तो मुझे भी तो सुनाओ, अब तो बोल ही नहीं रही। अपने भी दुख सुनाती हैं, मेरे भी सुनती हैं। अच्छा, आप अपने क्या दुख सुनाती हो? यही मेरी फील्ड के बारे में, आपको कैसा आपका लगता है, ये वो लोग बातें करते हैं। इधर भी आई हूँ मैं, इधर भी लोग काफ़ी ऐसे हैं जो बातें करते हैं अभी तक भी कि ये क्या इन्होंने बिठा दिया, ये क्या कर रही है, ये वो। अब तो आदत हो गई होगी? आदत हो गई, आती है अब। आदत हो गई ना? आप डिसहार्ट होती हो ऐसी बातें सुन के? नहीं, अब तो नहीं, पहले होती थी। अब नहीं? नहीं। कपड़ों की मैचिंग कौन करता है? कपड़ों की मैचिंग में खुद ही करती हूँ। और मेकअप? मेकअप भी खुद ही। खुद ही? जी। अम्मी के साथ, बहनों के साथ, भाभी के साथ बाजार जाती हो? जी बिल्कुल। वहाँ पे क्या क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है? दुकानदार से जब कोई चीज़ खरीदनी है या कुछ है तो माशरे का एक रवैया जो है ना वो बड़ा जालिम रवैया है। जी। माजरत चाहती हूँ, लेकिन आपके साथ कैसा रवैया होता है? हमारे साथ आपको पता ही है लोग कैसी बातें करते हैं, फिर जब फैमिली घर वाले साथ हो तो वो कुछ अच्छा बर्ताव कर लेते हैं। अच्छा करते हैं फिर? जी। फिर तो नहीं तंग करते? नहीं, और जब से मैं इधर लगी हूँ तो अब तो मुझे कोई भी तंग नहीं करता। अब तो पुलिस में भी यस हो गई होगी ना? है? पहले भी मुझे कोई नहीं तंग करता था। अच्छा, हाइट कितनी है? हाइट का तो नहीं मुझे कद कितना है? पता। नहीं पता? नापा नहीं कभी? नहीं। अच्छी खासी लंबी लग रही हो ना? वो हील पहनी है ना। शौक है? जी। हील्स का शौक है? नहीं, मुझे वो फ्लैट का शौक है। जी। जिंदगी का कोई ऐसा वाकया जो आपको भूलता ना हो, सुनाओ। कभी मार बहुत पड़ी हो, कभी खुदा ना खास्ता किसी गलत आदमी के हाथ आ गई हो, वो है एक कोई वाकया अगवा करके ले गया है? सुनाओ। आज मैं जिस मुकाम पे, वो मेरे एक दोस्त है उसकी वजह से हो गई। वो कौन है? वो मेरे गली में था, वो अड्डे का काम करता था लड़का। ठीक है। तो मेरी उसके साथ काफ़ी फ्रेंडशिप थी। ठीक है। वो खुद चाहे जैसा भी था, जो भी था, पर हाल उसने मुझे एक अच्छे काम का ही बताया था, हमेशा गलत काम पे। क्या बताया? बताया ऐसा कि तो नहीं तुम पढ़ो। मैं उससे कहती थी मैंने डांस करना है, मैंने ये करना है, मैंने फलां जाना है, फलां जगह पे जाना है। वो कहता था नहीं तुम पढ़ो, बस पढ़ो। उसने मुझे मारा भी, सारा कुछ किया,
लाड प्यार से जो भी आज मैं इस मुकाम पे तो उसकी वजह से। अभी भी मिलती हो उससे? जी खुश होता होगा जाहिर है, जी, देख के जाहिर कि ये सी बात है। स्टेबल हो गई है, हैं पाँव पे खड़ी हो गई है। जी, कुछ माँ बाप की दुआएं थी, कुछ उसकी थी, कुछ उस्तादों की थी। कुछ कहना चाहती हो? कुछ कहना चाहती हो? कोई मुतालबा है अपने जैसे तमाम ट्रांसजेंडर्स को? यही कहना चाहती हूँ कि वो मेहनत करें, बस मेहनत करें। जी, मेहनत से सब कुछ। नौकरी पे लगे कितना अरसा हुआ? मुझे हो गए हैं तकरीबन 6 माह। 6 माह हो गए हैं। ओकाड़ा के तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में आप जॉब करती हैं? जी। सुबह आती हैं 9 बजे और शाम को जाती हैं 5 बजे? 4 बजे। 4 बजे। जी। कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी। पुलिस अप्रिशिएट करती है? जी बिल्कुल। जाहिर है चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है और उनके बीच में काम करना एक मुश्किल काम है और आप कर रही थी। जब मैं पहले आई थी तकरीबन 3 माह तो मैं किसी को मैंने बुलाया ही नहीं था। अच्छा, क्यों? जाहिर सी बात है, एक डिपार्टमेंट में नया नया जाना, देखना माहौल को, फिर लगता तो है, टाइम तो लगता ही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं किसी को बोलने नहीं देती। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि इस जॉब के दौरान भी आपका जो सिलसिला होता है रात का वो भी करती हो? डांस वांस करती हो? नहीं, जब से मैंने जॉब ज्वाइन किया मैंने सब कुछ छोड़ दिया। सब छोड़ दिया जी। ये तो देखो कितनी ज़बरदस्त बात है कि एक जो गुनाह हो रहा है, जो गलत काम हो रहा है वो भी छूट गया, एक रोजगार भी अल्लाह ताला ने लगा दिया और सबसे बेहतर बात है कि बाइज्जत तरीके से रोजगारी आपकी जो है वो स्टार्ट हो गया आपका रोजगार। और ये क्रेडिट जो है वो सारे का सारा किसको जाता है? आईजी साहब को। आईजी साहब को जी। और डीपीओ साहब को। क्या नाम है डीपीओ का? डीपीओ मंसूर अमान जिंदाबाद। डीपीओ ओकाड़ा मंसूर अमान साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के हवाले से जैसे कि आईजी साहब के अहकामात और इस पर बाकायदा भरपूर अंदाज में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में अमल किया गया, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आपके सामने पेश किए गए और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ओकाड़ा के तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के हवाले से कि यहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है और स्पेसिफ़िकली कुछ कहानियाँ ऐसी थीं जो मुझे बहुत अट्रैक्ट की और उसकी डिटेल में जब मैं गई तो मैंने फिर उनसे कैरेक्टर्स से भी बात की और मैं ये चाहूँगी कि हम मंसूर अमान साहब से भी बात करेंगे कि पुलिस किस तरह से इनको प्रोटेक्ट करती है, हेल्प करती है और साथ में सपोर्ट करती है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे आपने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का बुनियादी जो मकसद है वो जो वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। ठीक है। इस सिलसिले में रोज़ाना की बुनियाद पे काम तो हो रहा होता है जी। लेकिन कुछ ऐसी चीदा कहानियाँ हैं जिनकी हमें भी बहुत खुशी होती है। बिल्कुल, जैसे मैं लगाया पौधा अच्छा लगता है जी। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक दिन एक खातून ने, जिसका नाम मैं आइडेंटिफाई नहीं करना चाहूँगा, उन्होंने अपने बच्चों के साथ नहर में छलांग लगाकर ख़ुदकुशी की कोशिश की। उसको पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया, लेकिन सिर्फ रेस्क्यू करना चीज़ नहीं थी। असल बात ये थी कि वो क्या अवामल हैं जिनकी वजह से एक खातून जो है वो यहाँ तक पहुँची और हम अपने तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के जो प्लेटफॉर्म है इससे उन अवामल को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो टू स्टार्ट विद तो हमने जो फैमिली थी उसको काउंसिल करवाया किया। उसके अलावा हमने उसको जॉब दिलवाई एक एनजीओ के अंदर, ठीक है, जो कि हमारे एमओयू होल्डर्स हैं और हमारे साथ बहुत सपोर्ट करते हैं। उससे जो उसको अर्निंग हुई उससे वो अपने बच्चों के लिए शी फेल्ट लाइक अ सेल्फ सस्टेन्ड लेडी और अपने बच्चों के लिए खुद वो कपड़े और जूते लेके गई, तो उससे उसको बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस और बूस्ट मिला। ईद पे बड़ी वो खुश थी। एग्जैक्टली। तो ईद का मौका था तो इस पे उसको ये हुआ कि मैं अपने बच्चों को खुद सस्टेन कर सकती हूँ जी। और फाइनली ये था कि विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू फिलैंथ्रोपिस्ट जो हमारे यहाँ पे हैं, उनकी मदद से अभी हमने उसको एक 3 मरले का घर भी तामीर करवा के दे दिया है। ठीक है। और हमें बड़ी खुशी है जब मैं उससे अब मिलता हूँ तो उसकी जो ड्राइव फॉर लाइफ है, जो उसकी जीने की ख्वाहिश है, जो अपने बच्चों को के लिए उसके मुस्तकबिल की ख्वाहिश है, वो देख के हमें बहुत खुशी होती है। इसी तरह से ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जी। और वल्नरेबिलिटी आमतौर पे आपकी फाइनेंशियल, जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होते उस वक्त तक ख़त्म या कम नहीं होती है। ठीक है।
तो हमारा आजकल एक प्लान ये चल रहा है कि हम अपने जो हमारे पार्टनर्स हैं, जिसमें नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें गवर्नमेंट के जो इदारे हैं सोशल वेलफेयर के, वो भी शामिल हैं, कि हम उनके साथ मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जॉब्स दिलवा सकें वो दिलवाएं। ठीक है। तो इस सिलसिले में मैं जिक्र करना चाहूँगा कि रिसेंटली हमने हमारी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के 2 अफराद, उनको एक को 65,000 पे और एक को 30,000 पर मंथ पे जो है वो जॉब दिलवाई। ठीक है। मेरा ख्याल है शायद आपने उनसे इंटरव्यू भी कर लिया हुआ होगा। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि अब वो चूँकि सेल्फ सस्टेन्ड होंगे तो उससे उनके चांसेस टू बी द विक्टिम ऑफ अ क्राइम और अ सोशल इनजस्टिस वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। मंसूर रहमान साहब, ये बताइएगा कि जहाँ पर हम बात करते हैं उजाला के हवाले से, ख़ुसूसी तौर पर उजाला खान, जो कि बाकी ज़िंदगी उसकी कैसी गुजरी, किस हालात व वाक़यात में गुजरी, वो तो एक अलग दास्तान और एक लंबी कहानी है, जिसमें उसके अपने भाई भी उससे कहीं ना कहीं रवैया अजीबोगरीब इख्तियार करते थे और माशरती रवैया भी ठीक कुछ नहीं रहा। मैट्रिक किया और मैट्रिक के बाद आगे स्टडीज़ को जारी नहीं किया। पुलिस के पास आई, अपने मसाइल बताए। पुलिस ने, जाहिर है आप पूरे औकाड़ा को देखते हैं, लीडर हैं आप यहाँ के, आप मैनेज करते हैं मामलात को, तो उसको न सिर्फ जॉब दी है बल्कि आपने बाकी ट्रांसजेंडर्स को भी एक मैसेज दिया है। ज़बरदस्त मुँह बोलती मिसाल है कि सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है ट्रांसजेंडर के लिए कमाने का, हलाल ज़रिया भी हो सकता है, लेकिन अगर इंसान सोचे, नीयत हो तो रास्ते वसीले अल्लाह ताला बना देता है। क्या मैसेज देंगे? जी, उजाला की जिस तरह से आपने जिक्र किया, हमारे पास यहाँ पे विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर के तौर पे वो काम कर रही हैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि शी इज़ डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। ज़बरदस्त। और ना सिर्फ एज अ फ्रंट डेस्क पे जो उनकी जॉब है उसके हवाले से, बल्कि एज अ मैसेज टू द होल सोसाइटी। ठीक है। कि अगर वो ये कर सकती हैं तो बाकी लोग भी जो किसी न किसी लिहाज से अपनी जेंडर की वजह से, अपनी एज की वजह से, अपने पॉवर्टी की वजह से वल्नरेबल हैं, इफ दे स्टैंड अप दे कैन डिलीवर दैट। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज है। और ये जैसे आपको पता है कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की एक विजन था और उसके मुताबिक ये तमाम जो ज़िले हैं उनमें VSOs को एम्प्लॉय किया गया है। ठीक है। बट आई वुड से कि उजाला जो है इसने बहुत ही अच्छा काम किया और मैं चाहूँगा कि बाकी जो कम्युनिटी है इससे वो इंस्पिरेशन ले, आगे बढ़ें, सेल्फ सस्टेन हो और दे शुड लीव देयर मार्क। ठीक है। औकाड़ा का जो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर है बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में काम कर रहा है, बाकी भी डिस्ट्रिक्ट्स के कर रहे हैं, लेकिन चूँकि हम बात स्पेसिफिकली औकाड़ा की कर रहे हैं तो इसी को डिस्कस करते हैं। मंसूर साहब, किस किस्म के केसेस ज़्यादा आते हैं तहफ़्फ़ुज़ सेंटर पर? जी, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर पे हमारे पास जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस से लेके और मिसप्लेस्ड चिल्ड्रन से लेके और उसके अलावा जो एल्डरली हैं उनके प्रॉपर्टी इश्यूज़ जो हैं वहाँ से लेके ड्रग एडिक्ट्स तक की रिपोर्ट्स जो हैं, तो एक बहुत एक बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसके वो केसेस आते हैं। ठीक है। अभी अगर मैं आपको कोई एक मिसाल देना चाहूँ तो एक बड़ा हीनस केस जो है वो रिपोर्ट होता है कि एक यंग लड़की जो है वो मिसिंग है, वो अगवा हो जाती है। ठीक है। जब हम उसको टीम डिप्लॉय करते हैं, उस पर उसको ट्रेस करते हैं, तो वेयर अबाउट्स उसको ट्रैक करते करते हम सिंध तक चले जाते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। वो टीम बड़ा एफिशिएंटली, जो पुलिस का काम होता है, तफ्तीश का काम होता है, अपने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का काम होता है, वो करते कराते हम जब उस बच्ची तक पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि वो सिर्फ एक नहीं है, उसके अलावा भी वहाँ पे मज़ीद ऐसी बच्चियाँ पाई जाती हैं जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से वहाँ पे इकट्ठा किया गया था, अगवा करके। अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने वहाँ से रिकवर किया। ठीक है। जो लोकल थे इन लाइजॉन विद द सिंध पुलिस, जो कल्प्रिट्स थे, वो चूँकि वो पहले से वहाँ पे मतलूब भी थे, उनको वहाँ पे अरेस्ट करवाया। ठीक है। जहाँ पे भी हम अब टीम तश्कील दे चुके हुए हैं और हमारी कोशिश है कि हम वो पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो इंशाल्लाह इसको बास्ट करेंगे। तो बहुत सी किस्म के केसेस आते हैं। ठीक है। और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने जो बाकी पार्टनर्स हैं, जिसमें NGOs हैं, बाकी इदारे हैं, सिविल सोसाइटी के बहुत से लोग हैं, उनकी हेल्प से हम जितना सपोर्ट कर सके उतना करें। बिल्कुल ठीक है। मंसूर साहब, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस लड़की के हवाले से जो कि खैरपुर से पुलिस ने बरामद भी करवाई, चूँकि वालिदा इसकी यहाँ रहती थी, वो आपके तहफ़्फ़ुज़ सेंटर पर आई, कंप्लेन दी और आप लोगों ने इस पर भरपूर काम किया और लड़की को बाहिफाजत बाइज़्ज़त तरीके से आप लोगों ने बरामद करवाया है।
क्या कहेंगे इस किस्म के लोगों को जो ये समझते हैं कि आते जाते या वरगला कर या कुछ खिलाकर लड़कियों को अगवा कर लेते हैं और चंद लाख रुपए के इवज़ उनको आगे बेच भी दिया जाता है। इस किस्म के बहुत से गैंग्स आपने पहले भी उनको गिरफ्तार भी करवाया और कैफे किरदार तक भी पहुंचाया। क्या कहेंगे ऐसे हथकंडों को, ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने वालों को? देखिए, इसके लिए इससे ज़्यादा कभी हीनस क्राइम हो नहीं सकता, तो इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कानून इसके बारे में बड़ा क्लियर है, माशरा इसके बारे में बड़ा क्लियर है, इंतहाई एक कभी फेल है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस किस्म का काम करने वाले उनके लिए कानून में किसी किस्म की कोई रायत नहीं है। बिल्कुल। और जैसे ही इस किस्म की कोई चीज़ रिपोर्ट होती है, ना सिर्फ ओकाड़ा पुलिस बल्कि मैं बड़े एतमाद से कह सकता हूँ कि पूरी पंजाब पुलिस की ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। ज़बरदस्त। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से केसेस में, बल्कि ऑलमोस्ट तमाम केसेस में इस किस्म की बच्चियों को बाजियाब करवाया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको एक मिसाल दी। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म की जो अब रिपोर्ट्स हैं वो डे बाय डे कम भी होती जा रही हैं। ऑब्वियसली वो कंट्रोल हो रही है ना? और इंशाल्लाह वो मुझे यकीन है कि वो ख़त्म भी होंगी। इस केस के हवाले से लास्ट क्वेश्चन मंसूर साहब, मैं इस पर आपकी राय लेना चाहूँगी। हमेशा एक बड़ी ज़बरदस्त और एक अथेंटिक राय आपने हमेशा से दी है और आज भी मैं चाहती हूँ कि इस पर हम बात करें। हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि कुछ लोग, ज़ाहिर है एक मुआशरे में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो काम करने की ख्वाहिश रखते हैं और रास्ते वसीले तलाश कर रहे होते हैं। जो नेगेटिव लोग होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मसाला डाल रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ये कहा जाता है कि पुलिस के पास वसाइल नहीं होते, पुलिस के पास पेट्रोल नहीं होता, पुलिस किस तरह से गश्त करे, पुलिस किस तरह से रेड्स करे। आपके पास जो केस आया ये सिंध से रिलेटेड था। ये लड़की कोई साथ वाले गांव में नहीं थी, ये सिंध में थी। आप लोगों ने इस पर एक्शन लिया और सिंध पुलिस के साथ मिलकर आप लोगों ने न सिर्फ उन लोगों को गिरफ्तार किया, मुलजिमान को, बल्कि लड़की को भी आप लोगों ने बाहिफाजत बरामद किया है, लेकर आए हैं उसको। इस हवाले से क्या कहेंगे कि वो लोग जो ये कहते हैं कि पुलिस के वसाइल नहीं है, वसाइल रहे एक तरफ, लेकिन जहाँ पर काम करना है तो फिर करना है। जी, आपने बहुत ही अच्छी बात की है। एक तो जो हमारे प्रायोरिटी एरियाज़ होते हैं, ठीक है, उसमें हमेशा से बल्कि बाज़ औक़ात जब मैं फिगर्स शेयर करता हूँ, जैसे अहबाब हैं जो मीडिया में हैं या मेरे कोलीग्स हैं बाकी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको बड़ी हैरत होती है। अच्छा। जैसे मिसाल के तौर पे हमारा चाइल्ड अब्यूज़ का, ठीक है, ट्रेसिंग और अरेस्ट रेशो ऑलमोस्ट इनवेरिएबली 100% होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब से नहीं बहुत अरसे से शायद ही कोई ऐसा ज़िला हो जहाँ पे कत्ल का ट्रेसिंग रेट जो है वो 95% से कम हो। ठीक है, ऐसे ही है। इसी तरह से बहुत से और क्राइम होते हैं। तो जो हमारे प्रायोरिटी एरियाज़ होते हैं उन पे तमाम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से लेके DPO से लेके SDPO से लेके SHO तक जी ना सिर्फ तमाम की नज़र होती है, बल्कि हमारे जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम उनको प्रायोरिटी पे एलोकेट करते हैं। ठीक है। इसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वो केसेस जो हैं वो ट्रेस भी होते हैं। ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम जो है वो रिसोर्सेज के लिहाज से किसी तरक्की याफ्ता ममालिक के बराबर हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक से बेहतर काम करते हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। वो लोग जो ख़वातीन को, लड़कियों को ख़रीदते हैं और ख़रीदने के बाद नाजायज़ मकासद के लिए उनको रखा जाता है, ऐसे तमाम लोगों के लिए, वो तमाम लोग जो इस पर काम कर रहे होते हैं, पुलिस के लोग काम कर रहे होते हैं, तमाम वो लोग जो बड़े लॉयल होते हैं अपने महकमे के साथ, इस पर काम करते हैं। आज की कहानी में जैसे कि हमने आपको दिखाया कि खैरपुर में 4.5 लाख रुपए के एवज फरोख्त हुई लड़की ओकाड़ा पुलिस ने बरामद भी करवाई और उसको उसकी वालिदैन के हवाले भी किया, माँ के हवाले किया। माँ का दिल क्यों रो रहा था लड़की हासिल करने के बावजूद भी, ये माँ ही बता सकती है, जो उसने प्रोग्राम के दौरान बताया। तमाम ऐसे लोग जो नेगेटिव हरकत और सकनात में मुलव्विस हैं और लड़कियों को अगवा करते हैं और ये समझते हैं कि शायद हम नहीं पकड़े जाएंगे, उन तमाम लोगों के लिए आज का प्रोग्राम मुँह बोलता सबूत है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।